हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था नंबर 1 पे प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस पढ़ा था और फिर मेंस का भी सिलेबस पढ़ा था। सेकंड नंबर पे हमने ट्रेंड पढ़ा था। ट्रेंड किसका किसका पढ़ा था? एक प्री का और एक मेंस का, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस ईयर में पूछे गए। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट एनवायरनमेंट। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण क्या है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एनवायरनमेंट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, पेड़ों के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में आप आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? तो वैसे सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो पर्यावरण का आशय जो है जैविक एवं अजैविक घटकों। कौन कौन से घटक हैं? एक है जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे, प्राणी आदि। और अजैविक घटक में क्या क्या होता है? जल, वायु, स्थल आदि। ये हो गए जैविक और ये हो गए अजैविक घटक। तो पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है। मतलब इन दोनों घटकों के आसपास का जो है वातावरण जो है इससे है वातावरण से। तो ये एक सामान्य शब्दों में डिफिनीशन हो गई। अगर दूसरे शब्दों में पर्यावरण की बात करें, दूसरे शब्दों में अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है। क्या है? एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। ये प्राकृतिक परिवेश क्या करता है? पृथ्वी पर जीवन को विकसित करता है, पृथ्वी पर जीवन को पोषित करता है और पृथ्वी पर जीवन को समाप्त भी करता है। तो ये एक डिफिनीशन हो गई। ऊपर हमने सामान्य शब्दों में पढ़ा और नीचे हमने पढ़ा कि पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित करता है, पोषित करता है और समाप्त करता है। अब पर्यावरण शब्द की बात करें तो पर्यावरण शब्द जो है इसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के किस शब्द से निकला है? इन्वायरोनर, INVIRONNER। फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, इस इन्वायरोनर शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे एक चीज़ है तो इसको चारों तरफ से घेरना। ठीक है, इसका मतलब होता है घेरना। तो ये बेसिकली हो गई एनवायरनमेंट शब्द की बात। अब बात करेंगे पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण के घटक क्या क्या है? हमारा थर्ड टॉपिक है, सब टॉपिक है पर्यावरण के घटक या पर्यावरणीय कारक भी कह सकते हैं। कंपोनेंट, घटक को इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? इसको सामान्य शब्दों में एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो ये एक चाय का बर्तन है। ठीक, अगर हमको चाय बनानी है तो हम क्या डालेंगे? इसमें वाटर डालेंगे। ओके, चाय पत्ती डालेंगे। इसमें क्या क्या डालेंगे? वाटर, चाय की पत्ती और क्या क्या डालेंगे दोस्तों? दूध डालेंगे और क्या क्या डालेंगे? चीनी डालेंगे। और इसी तरह से हम अपनी चाय को बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? वाटर, चीनी, दूध, ये क्या है? इस चाय के इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कंपोनेंट हैं। क्या है? कंपोनेंट है। तो उसी तरह पर्यावरण के भी घटक होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आधारभूत संरचना की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पर्यावरण को निम्न 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। 2 प्रकार में विभाजन इसका किया गया है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो गाइस, नंबर 1 पे आता है
तीन प्रकारों में, निम्न तीन प्रकारों में डिवाइड किया गया, सॉरी, तीन प्रकारों में। तो एक हो गया स्थल मंडलीय पर्यावरण, स्थल मंडलीय पर्यावरण। दूसरा हो गया वायुमंडलीय पर्यावरण, और थर्ड नंबर पे आता जो है उसको हम जलमंडलीय पर्यावरण कह सकते हैं, जलमंडलीय पर्यावरण। बेसिकली ये तीन प्रकार के हैं। उसके बाद इन तीन प्रकारों में भी छोटे छोटे प्रकार हैं कि पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण आदि में ये डिवाइड हुए हैं। तो ये हो गया, एक तो हो गया कि ये अजैविक कंपोनेंट है। क्या है? अजैविक कंपोनेंट है, अजैविक कंपोनेंट है। और दूसरा है कि जैविक। तो अब इसी में आगे हम जैविक की बात करते हैं। जैविक कंपोनेंट का मतलब घटक होता है, जैविक कंपोनेंट। तो जैविक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली दो ही चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं? नंबर एक पे आता है वनस्पति पर्यावरण, वनस्पति पर्यावरण, और नंबर टू पे आता है जंतु पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। वनस्पति पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरल इन्वायरमेंट, फ्लोरल इन्वायरमेंट, और जंतु पर्यावरण को कहता है फ्यूनल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये दो घटक हो गए जैविक पर्यावरण की। एक बार जो है हम फिर से रिवीजन करते हैं ऊपर से लेके। तो पर्यावरण का सामान्य आशय है जैविक और अजैविक घटक जो कि हमारे आसपास रहते हैं और उनका वातावरण से क्या संबंध है। दूसरा, पर्यावरण की थोड़ा एडवांस में चलें तो वो पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन विकसित, पोषित और समाप्त करता है। अब इन्वायरमेंट वर्ड की बात करें तो इन्वायरमेंट वर्ड जो है फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर शब्द से आया है। और पर्यावरण के घटक की बात करें या कारक, तो कंपोनेंट जो होते हैं पर्यावरण के वो होते हैं आधारभूत संरचना के आधार पर बेसिकली तीन प्रकार के विभाजित होते हैं, जिसमें वैसे आधारभूत संरचना की बात करें तो जैविक और अजैविक दो प्रकारों में बांट सकते हैं, लेकिन उनको जब डिवाइड करेंगे अजैविक को तो स्थलमंडलीय पर्यावरण, अजैविक को स्थलमंडलीय पर्यावरण, फिर वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जैविक पर्यावरण की। तो जैविक इन्वायरमेंट जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है वनस्पति पर्यावरण जिसको फ्लोरल इन्वायरमेंट कहते हैं, और दूसरा है जंतु पर्यावरण जिसको फ्यूनल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण के संगठकों को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। एक भौतिक या जैविक संगठक, दूसरा जैविक, और तीसरा जो है वो ऊर्जा संगठक। तो तीन भागों की बात करें फिर से थोड़ा सा उसी का एक घटक जुड़ गया है इसमें जो कि है ऊर्जा संगठक। तो अगर पर्यावरण को तीन भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले है भौतिक या अजैविक, नंबर एक। नंबर दो पे क्या है? जैविक संगठक या जैविक पर्यावरण, और नंबर तीन पे क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा से एक बात याद आई कि पृथ्वी पे ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है, पृथ्वी पे ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो क्या है गाइस? वो है हमारा सूर्य। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसी से सारी जो ऊर्जा की साइकिल है वो चलती है। अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक या अजैविक संगठक जो है जिसको फिजिकल या बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को संगठित करता है। इसमें क्रमशः मृदा, वायु और जल संगठन आदि आते हैं। वायुमंडल की बात करें तो अजैविक पर्यावरण में एक होता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है एक चादर की तरह है। वायुमंडल क्या है? एक चादर की तरह है जो क्या करती है, हमारे, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो वायु क्या करती है? वायुमंडल एक चादर की तरह इसको घेरे हुए है, एक चादर की तरह इसको घेरे हुए है, जो एक प्रकार से हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करती है अंतरिक्षीय आपदाओं से, जैसे कि पराबैंगनी किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें, उसके अलावा उल्कापिंड, इन सब चीज़ों से क्या करता है? ये सुरक्षित करता है। अगर वायु की बात करें तो वायुमंडल का जो है, वायुमंडल की बनावट जो है कैसे है, इसके संगठक क्या क्या है या इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं? तो इसमें गैसें होती हैं। हमारा वायुमंडल गैसियस है।
गैसियस है, धूल के कण हैं, जलवाष्प है। इस तरह से कई सारी जो चीज़ें हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा वायुमंडल का निर्माण करती हैं। और हमारा वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ एक चादर की तरह इसको घेरे हुए है और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करता है। अब चलते हैं वाटर की तरफ। जलमंडल सेकंड नंबर पे क्या था, जलमंडल। सेकंड नंबर पे जलमंडल। तो जल क्या है, जल जो है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक तरल पदार्थ है, मीन्स जल में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बन नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तीन ही मंडल हैं बेसिकली, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, और ये तीनों मिल करके ही एक अजैविक इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जलमंडल जो है वो जीवन देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंडल है, और जीवन की शुरुआत जो है, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जलमंडल से हुई थी, जलमंडल से ही हुई थी। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। कितने परसेंट भाग, 70% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। और इस जलमंडल को मेंटेन करने का काम कौन करता है, जल चक्र करता है। जल चक्र जो है इस जलमंडल को मेंटेन करता रहता है। अब चलते हैं आगे, स्थलमंडल की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, स्थलमंडल। स्थलमंडल जो है वो जीवन के लिए एक आधारभूत मंडल की तरह है। खास करके ये बात मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि ये मनुष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है। जीवन के लिए तीनों मंडल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनुष्य जो रहता है वो कहाँ रहता है, स्थलमंडल पे, क्योंकि हम पानी और वायु पे नहीं रह सकते हैं, हम लोग हमेशा स्थलमंडल पे ही रहते हैं। स्थलमंडल में मृदा है जो कि वनस्पतियों, स्थलमंडल में मृदा है जो कि वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इन्हीं पोषक तत्वों से, इस पे पाए जाने वाले पोषक तत्वों से वनस्पतियाँ जो है अपना जीवन निर्धारण करती हैं। उसके अलावा मृदा जो है वो कृषिगत क्रियाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद्य उत्पादन के लिए हम मृदा का ही प्रयोग करते हैं। ओके, और जो है ये भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत होती है। जो भूपर्पटी है उसकी सबसे ऊपरी परत जो है वो मृदा के रूप में होती है। नेक्स्ट चलते हैं जैविक संगठन। जैविक संगठन के बारे में पढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। तो स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। बहुत ही बेसिक नॉलेज है, क्योंकि बहुत डीप में हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक सामान्य दृष्टिकोण से बस हम जानकारी के लिए इनको पढ़ते चल रहे हैं। अब जैविक संगठन की बात करें तो पादप जीव और सूक्ष्म जीव, तीन उपतंत्र होते हैं। अगर जैविक संगठन की बात करें, जैविक संगठक इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली तीन उपतंत्र आते हैं। उपतंत्र नंबर 1 पे आता है पादप, मतलब हमारी वनस्पतियाँ। नंबर 1 पे क्या आता है, पादप मतलब हमारी वनस्पतियाँ। नंबर 2 पे आता है जीव, और नंबर 3 पे आता है सूक्ष्म जीव। ये तीन आते हैं। तो ये तीनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पादप जो है ये क्या होता है, ये प्राथमिक उत्पादक होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है। और जीव क्या होते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं। और अपघटक क्या होते हैं, ये अपघटक होते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक ये दोनों मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों का क्या काम होता है, इनको डिकम्पोज करना, और फिर से ऊर्जा को जो है वो मृदा में या हमारे पर्यावरण में विमुक्त करना।
विमुक्त करना। बेसिकली सूक्ष्म जीव जो है एक साइकिल को मेंटेन करते हैं। और पादप क्या करते हैं? पादप जो है हमारे लिए हमारे सूर्य से क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, जो कि जिस भोजन को इन जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ये जीव जब मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको अपघटित किया जाता है। तो ये एक छोटा सा जैविक संगठक जो होते हैं उनका एक छोटा सा अध्ययन है। आगे चलते हैं और बात करते हैं जीवों के बारे में। जीव, सामान्य तौर पे जीव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार जो डिसाइड हुए हैं ये किन के आधार पे हैं? जैविक सुलभता के आधार पे। जैविक सुलभता के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है मृतजीवी। उसके बाद दूसरा जो है वो परजीवी है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। मृतजीवी को क्या कहते हैं? साइप्रोफाइट। साइप्रोफाइट्स। उसके बाद परजीवी को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। परजीवी को पैरासाइट्स कहते हैं। और प्राणी संभोजी को होलोजोइक कहते हैं इंग्लिश में। अब एक एक करके पढ़ते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? नाम से ही पता चला कि ऐसे जीव जो मृत जीवों पर जीवित रहते हैं। मतलब क्या है कि जो पौधे या जीव मर जाते हैं, ये मृतजीवी इन मरे हुए जीवों को अपघटित करके कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। उसके बाद परजीवी कहते हैं। किसे कहते हैं? परजीवी जो होते हैं वे जीव जो अपने आहार के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। वे जीव जो अपने आहार के लिए आहार हेतु किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। इनको क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। एंड थर्ड और लास्ट जो है वो होलोजोइक है। और होलोजोइक को क्या कहते हैं? वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। प्राणी संभोजी या होलोजोइक उन जीवों को कहते हैं जो जीव अपना आहार मुख द्वारा, मतलब माउथ द्वारा ग्रहण करते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। जैसे गाय, भैंस, मानव, हाथी आदि। तो गाइस इन जीवों को क्या कहते हैं? इन जीवों को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। तो हमने जैविक संगठक को पढ़ा जो कि बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं जैविक सुलभता के आधार पर, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। अब चलते हैं आगे। ये हम लोग कौन सा टॉपिक पर है? हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं। अब एक लास्ट पढ़ लेते हैं, सूक्ष्म जीव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीव को जो है वियोजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वियोजक कहते हैं। ये मृत पौधे जो होते हैं, मृत पौधे, जंतु, इन सभी के ऊपर जिंदा रहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि खाना जो है घर में, अगर कोई पुरानी रोटी पड़ी हो तो उस पर फफूंद वगैरह लग जाती है। ये क्या है? ये सूक्ष्म जीव ही हैं जो प्रकृति को स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। ये ऊर्जा का विमुक्तिकरण करते हैं। अभी जब हम लोग आगे ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि ये ऊर्जा का विमुक्तिकरण करते हैं। और ये ऊर्जा जब विमुक्त हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में फिर से आ जाती है, तो इसी ऊर्जा का फिर से प्रयोग किया जाता है। मतलब ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बस क्या होता है? ऊर्जा का रूप बदल जाता है। ऊर्जा का रूप जो है वो बदल जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक
लास्ट पॉइंट क्या है? ऊर्जा संगठक। एक लास्ट पॉइंट क्या है? ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक, एनर्जी कंपोनेंट। ऊर्जा का संगठक क्या कहते हैं कि जो भी ऊर्जा के इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको ऊर्जा संगठक कहते हैं। तो ऊर्जा के इंग्रेडिएंट बेसिकली दो ही, एक है प्रकाश और दूसरा है तापमान। प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश और तापमान दोनों का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत है, वो है हमारा सूर्य, जो कि ऊर्जा को हम सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। और सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है। इस सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? यह हमें प्राप्त होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW के रूप में हमें प्राप्त होती है। इतना समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की। और पृथ्वी की क्षैतिज सतह पे, मतलब पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर प्राप्त होने वाला जो सूर्य तप है, संपूर्ण सूर्य तप या संपूर्ण सौर विकिरण, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। भूमंडलीय विकिरण, इसको भूमंडलीय विकिरण कहते हैं, जिसको ग्लोबल रेडिएशन कहा जाता है। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत बेसिकली दो पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? एक हो गया प्रकाश और दूसरा हो गया तापमान। जो हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या होला कहलाती है? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त होती है? ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, EMW के रूप में। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप जो है, सौर विकिरण जो है, उसको क्या कहते हैं? भूमंडलीय विकिरण कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। हमने दो कंपोनेंट एनर्जी के दो कंपोनेंट पढ़े थे हमने। एक था लाइट और एक था टेम्परेचर। तो अब इसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश जो मिलता है वो हमें सूर्य से मिलता है, जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और ये विकिरण है, सौर विकिरण ऊर्जा या विकिरण, इसको हम कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम जिसे कहा जाता है। और ये सभी जीवों के लिए, पृथ्वी पे जो भी जीव है, जो सौर ऊर्जा है पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना सौर ऊर्जा के जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। अब जो है, जो सौर ऊर्जा पाई जाती है, हमने ऊपर भी बात की कि वो कैसी, किस फॉर्म में होती है? EMW के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ये इसमें कई सारे जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई सारी अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होती हैं। पहले सिर्फ जो है समझा जाता था, जब अलग अलग तरंगों की खोज नहीं हुई थी, तो पहले समझा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का एक ही रूप है और वो है दृश्य प्रकाश। खोज के पहले समझा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप है, वो क्या है? दृश्य प्रकाश है। लेकिन जब खोज हुई तो पता चला कि नहीं, दृश्य प्रकाश के अलावा भी कई प्रकार की तरंगें होती हैं। तो चलिए उन तरंगों की बात करते हैं। सबसे पहले जो है कॉस्मिक रेस होती हैं, कॉस्मिक तरंगें होती हैं। उसके बाद गामा रेज होती हैं। उसके बाद जो है आती हैं वो एक्सरे आती हैं। और उसके बाद जो है एक रेस और आती है, क्या नाम है उसका? आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ओके याद आ गया, पराबैंगनी किरणें। ठीक, फिर आता है हमारा दृश्य प्रकाश आता है, जिसको हम लोग विजुअल लाइट कहते हैं। और इसी दृश्य प्रकाश की वजह से जो है
इसी दृश्य प्रकाश की वजह से हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं, सभी चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, जिसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड तरंगे जो है उनको कहते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोवेव तरंगे, जो कि इनको कहते हैं सूक्ष्म तरंगे। और नेक्स्ट आता है रेडियो तरंगे। गाइस, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आईएएस मेंस में, उन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्मिक तरंगे, गामा रेज, एक्स रेज, पैरावैग्निक तरंगे, फिर दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये सब क्या है, ये सब जो है सूर्य से प्राप्त होने वाली तरंगों के अलग अलग रूप हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली तरंगों के रूप हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो नंबर 1 कॉस्मिक तरंगे, नंबर 2 गामा रेज, नंबर 3 एक्स रेज, नंबर 4 पैरावैग्निक किरणें, और नंबर 5 जो है आपका दृश्य प्रकाश आता है, नंबर 6 अवरक्त तरंगे, नंबर 7 माइक्रोवेव, और नंबर 8 रेडियो तरंगे। ओके गाइस, तो ये कुछ बेसिकली तरंगों के प्रकार हैं, और अब इन तरंगों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाली तरंगे हैं, ऊपर वाली, ठीक, ये क्या है, अदृश्य तरंगे हैं, अदृश्य तरंगे हैं। और ये जो नीचे वाली है, ये भी क्या है, अदृश्य तरंगे हैं। सिर्फ दृश्य क्या है कि ये जो दृश्य प्रकाश है, यही सिर्फ और सिर्फ दृश्य तरंग है, सिर्फ यही दृश्य तरंग है। आगे हम चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गामा रेस के बारे में, थोड़े से गामा रेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ कहाँ पे होता है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गाइस, गामा रेस, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। गामा रेस, गामा तरंगे, ठीक है। नंबर 1 पे गामा तरंगे क्या होते हैं कि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इन तरंगों में बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन जो है इनकी वेवलेंथ कम होती है, तरंग दैर्ध्य इनका कम होता है। मतलब कि ये इतनी एनर्जेटिक होती हैं कि ये किसी भी चीज़ के आर पार जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूरी नहीं तय कर सकती हैं। मतलब इनके जो है बहुत ज़्यादा दूरी नहीं तय कर सकती हैं। नहीं तो अपने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है, मिलिट्री को सिर्फ गामा रेस वाली लाइटें जो है तैनात कर देनी चाहिए थी, कोई पास ही नहीं आता, सब लोग मर जाते केवल उन लाइटों से ही, ठीक है। सेकंड नंबर पे अब गामा रेस का क्या क्या है, तो इनमें जो है नंबर 1 पे इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, नंबर 2 पे जो कैंसर वगैरह है, कैंसर कीमोथेरेपी वगैरह में इस गामा रेस से ही कैंसर को ठीक किया जाता है, इसके यूजेस हैं गामा रेस के। नंबर 3 पे एमआरआई तो आप लोगों ने सुना होगा, एमआरआई करने के लिए भी गामा रेस का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पे गोदामों में गामा रेस का प्रयोग किया जाता है। गोदामों मतलब कि बहुत सारे जो अनाज वगैरह के गोदाम होते हैं या किसी चीज़ को स्टोर करने के गोदाम होते हैं, स्टोर करने के लिए, तो उनमें क्या होता है कि कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो कि भंडारित पदार्थ है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए गामा रेस का प्रयोग किया जाता है। जब सारे इंसान निकल जाते हैं गोदामों से, तो उन गामा लाइटों को शुरू कर दिया जाता है, उन लाइटों को जो कि गामा रेस छोड़ती हैं, और जिसके कारण इन गोदामों में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, उसके बाद अब पढ़ते हैं एक्सरेज के बारे में। ये हो गया गामा रेस के बारे में, इसके कुछ प्रयोग हो गए। अब पढ़ते हैं एक्सरे के बारे में। दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे था एक्सरे के बारे में। इनके कुछ प्रयोग देख देते हैं। तो एक्सरे तो मोस्टली लोग इससे परिचित होंगे, एक्सरे से, जो कि एक मेडिकल वगैरह में जब कभी हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे करवाया जाता है। तो एक्सरे का पहला प्रयोग है कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है इसको जानने के लिए, ठीक है। कैसे जानते हैं, देखो एक्सरे जो होती हैं वो होती तो स्ट्रांग है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एनर्जेटिक वेव होती है, लेकिन जो है जो मेडिकल में यूज होती है वो जो है कम रेटजन की यूज होती है, जिसका 6 रेटजन की एक्सरेज मेडिकल में यूज होती है। ये इकाई है, 6 रेटजन की एक्सरे में यूज होती है। और ये पता कैसे चलता है कि जो एक्सरेज हैं वो इमेज कैसे बनाती हैं। तो मान लीजिए कि ये एक हड्डी है, ठीक, और ये यहाँ पे टूटी हुई है, उसके बाद ये यहाँ पे टूटी हुई है, और फिर ये आगे ऐसे है, एक ये क्या है, हड्डी है,
तो जब इधर से एक्सरेज इस पर डाली जाएंगी, एक्सरेज यहाँ पे जब डाली जाएंगी तो ये क्या होगी कि ये फिर से जो है वापस चली जाएंगी, फिर से क्या हो जाएगा, वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये हड्डी को पार नहीं कर पाती हैं। जो मशीन लगी होती है वो फिर से इन रेज को रिसीव कर लेगी और जहाँ पे हड्डी टूटी होगी वहाँ से एक रेज निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये एक डायग्राम बन जाएगा, एक डायग्राम बन जाएगा और ऐसे ये बन गया हड्डी, और वहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है हड्डी जो है वो टूटी हुई है। तो ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हड्डी टूटी है। तो इस तरह से जो है एक्सरे वर्क करती हैं और 6 रेड की जो है वो मेडिकल में यूज होता है। तो सबसे पहले कहाँ यूज होती है, एक तो यूज होती है हड्डियों की, हड्डी टूटी है कि नहीं इसके बारे में जानने के लिए। सेकंड, हे गाइस, अब बात करते हैं एक्सरेज की। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा रिकॉर्डिंग इशू आ गया था, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे क्या होती है? एक्सरे जो है एक प्रकार की रेडिएशन होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्राप्त होती हैं, और ये रेस जो है मेडिकल और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। तो एक्सरे क्या है? एक प्रकार की तरंग है, ठीक है, जो बहुत शक्तिशाली तरंग होती है, शक्तिशाली तरंग होती है, मतलब हाई एनर्जी, हाई एनर्जी वेव है, हाई एनर्जी वेव है, ठीक है। और एक्सरे के उपयोग की बात कर लेते हैं, कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग जो इसके हैं। तो इसके उपयोग की बात करें तो जब कभी भी आपकी हड्डी वड्डी टूटी होगी तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है कि एक्सरे करवा के लाओ। तो हड्डी टूटने की पता करने के लिए एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, दांत वगैरह अगर टूट जाए तब भी एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, रत्न, जो रत्न होते हैं उनमें दरार का पता लगाने के लिए भी एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे हीरा वगैरह है, डायमंड वगैरह है, ठीक, अंदर से कहीं ये टूटा उटा तो नहीं है, कहीं से इसमें दरार तो नहीं पड़ी है, तो इसको पता करने के लिए भी एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। ओके। और जो मेडिकल में जो एक्सरेज यूज होती हैं, ठीक है, वो जो है 6 रोंटगन तक यूज होती है। 6 रोंटगन क्या है? रोंटगन जो है ये शक्ति होती है जो कि एक्सरे तरंग की शक्ति को मापती है, और अगर 6 रोंटगन से ज़्यादा यूज किया जाएगा तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, ओके गाइस। अब मेन बात ये है कि पता कैसे चलता है कि ये एक्सरे जो है वो हड्डियों की इमेज कैसे बनाती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं 1-2 मिनट में। तो मान लीजिए कि ये एक्सरे मशीन है, ठीक है, ये एक्सरे मशीन है, ऐसे कुछ कुछ होती है चौड़ी चौड़ी, ठीक है। और जो है ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, जिसको पोलियो लग गया है ये आपका पैर है। तो जब ये एक्सरे इस पैर के ऊपर कीड़े छोड़ेगी तो क्या होता है कि एक्सरे में जो एक्सरे मेडिकल में एक्सरे की कीड़े छोड़ी जाती है वो 6 रोंटगन तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती हैं। तो ये क्या करेंगी कि ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और मान लो कि यहाँ पे आपकी हड्डी टूटी हुई है, यहाँ पे हड्डी टूटी हुई है, ठीक है। तो ये एक्सरे की कीड़े जाएंगी और उसके बाद ये फिर से वापस चली जाएंगी, जहाँ पे हड्डी नहीं टूटी होगी ये वहाँ से वापस चली जाएंगी, लेकिन जहाँ से हड्डी टूटी होगी वहाँ वाली कीड़ा जो है निकल के आगे चली जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से एक डायग्राम बन जाएगा, और उस डायग्राम में एक सफ़ेद सफ़ेद लाइन जैसी दिखेगी, ठीक है। देखो आपको एक्सरे दिखा देते हैं, एक्सरे आपको दिखा देते हैं। एक्सरे इमेज, ये क्या आ गया भाई, एक्सरे नहीं, एक्सरे होता है, एक्सरे इमेज। देखो ये देखिए कई सारी ये ऐसे कुछ एक्सरे दिखते हैं, एक्सरे की इमेज ऐसे कुछ दिखती है। ये कई सारी वेबसाइट्स का डाटा है जिनका मैं प्रयोग केवल पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, किसी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस सारा क्रेडिट इन वेबसाइट्स को ही जाता है। देखिए जब इन हड्डियों पे पड़ती है तो ये हड्डियों से रेज जो है वापस चली जाती है, जिसकी वजह से इनका एक डायग्राम मेंटेन हो जाता है मशीन में, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिखता है एक्सरे। ओके गाइस, फिर से अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो ये है एक्सरे का यूज़, और उसके बाद करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो पराबैंगनी कीड़े हैं। 3rd नंबर पे जो है वो क्या है? पराबैंगनी तरंगे हैं,
पराबैंगनी तरंगे हैं। ठीक है, तो अब इनके भी कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं। वैसे पराबैंगनी किरणें जो होती है, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज, और ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज जब जो है सन से, अल्ट्रावायलेट रेज जब जो है, ये सन है हमारा, इससे निकलती हैं सारी किरणें, इसी से आती है ना सारी तरंगे। तो जब ये हमारे पृथ्वी पे आती हैं तो हमारे पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसको ओजोन कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो जब ये पैराबैंगनी किरणें इस ओजोन लेयर से टकराती हैं तो ये क्या करती है, इन पैराबैंगनी किरणों को सोख लेती है अपने में। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे नीचे, हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। अगर ये पैराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से जो है कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि स्किन कैंसर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे प्रकार की दिक्कतें होंगी, जलन होगी शरीर पे। ठीक है, आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, हमारी त्वचा को और हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जलन, कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, इनको किससे सोख लिया जाता है। ओके, अब एक बोनस पॉइंट है आपके पास, बोनस पॉइंट ये है, ये नोट कह लो, नोट ज़्यादा बेटर है। नोट ये है कि ओजोन का फार्मूला O3 होता है, और जब यही ओजोन जो है सतह के पास पाई जाती है, सतह के पास, तो ये क्या होती है, ये प्रदूषण होती है। और जब यही ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में, तो ये क्या होती है, हमारी रक्षक होती है। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है सबसे कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन तरंग है, और वो है क्या है, उसको कहते हैं दृश्य प्रकाश, जिसको विजुअल लाइट भी कहते हैं, विजुअल लाइट। इस विजुअल लाइट की मेहरबानी से ही हम लोग सारी चीज़ों को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, मान लो कि ये एक मोबाइल है, ठीक है, और जब सूरज से, ये हमारा सूर्य हो गया, और जब सूरज से रेज इसके ऊपर पड़ती है, ठीक, सूरज से रेज पड़ी, चारों तरफ इसके रेज पड़ रही हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये रेज जो है फिर वापस जाती हैं, कहाँ पे, हमारी आँखों पे, ये रेज हमारी आँखों पे पड़ती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, इस मोबाइल को देख पाते हैं। ओके गाइस, तो दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश में जो है बेसिकली ये व्हाइट लाइट होती है, और जब इस व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, मान लो ये प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट है, ठीक, ये व्हाइट लाइट है, ब्लैक है बट आप मान लो कि ये व्हाइट है, ठीक है। तो जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इससे कई तरह की लाइटें निकलती हैं, लगभग 7 तरह की लाइटें निकलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरह की लाइटें निकलती हैं। इन 7 तरह की लाइटों को ही हम लोग एक फार्मूले से ठीक से याद कर सकते हैं, विब ग्योर। इन 7 तरह की लाइटों को हम किससे याद कर सकते हैं, विब ग्योर फार्मूले से। विब ग्योर का मतलब क्या होता है कि वी से कौन सी होती है, वी से वायलेट, ठीक है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 तरह की लाइट होती है दृश्य प्रकाश में, और ये 7 तरह की लाइट ही हमको देखने पे मजबूर करती हैं। अगर ये सारी लाइटें हटा दी जाए तो शायद हम देख ना पाए, हम लोग अंधे बन जाए। ओके गाइस, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। पांचवी लाइट जो है उसको कहते हैं अवरक्त तरंग। 5वीं वेव जो है उसको अवरक्त तरंग कहते हैं, अवरक्त तरंग को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड लाइट। और इस अवरक्त तरंग के कुछ उपयोग देख लेते हैं। तो नंबर एक पे है रिमोट में इसका प्रयोग होता है। रिमोट में
जो टीवी वाले एसी वाले रिमोट्स होते हैं उनमें कौन सी रेज का प्रयोग होता है? इंफ्रारेड का। सीसीटीवी कैमरे में प्रयोग होता है इनका, ठीक है। और बादल और कोहरा वगैरह जो होता है तब भी इनका किसी चीज़ का चित्रण करने के लिए होता है, क्योंकि ये बादल और कोहरे को चीर देती है, बादल और कोहरे को चीर के इमेज बनाती है। चौथे नंबर पे सबसे बड़ी एक विशेषता है कि ये हीट जनरेट करती है, ठीक है। क्या हीट करती है? हीट जनरेट करती है। जब भी जो है अल्ट्रावायलेट यूज़ का इंफ्रारेड यूज़ का प्रयोग हो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो अब जैसे हमारे वायुमंडल में हमारा परिवेश जो है वायुमंडल जो है वो जो है अवरक्त तरंगों के कारण ही गर्म होता है दृश्य प्रकाश की। लेकिन ये अवरक्त तरंगे जो है ये अदृश्य तरंगे हैं। मैंने ऊपर बताया था कि ये क्या है? अदृश्य तरंगे हैं, अदृश्य तरंग है। ओके गाइस, दोस्तों बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, एक दो और तरंगे बची हुई हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे इसको कहेंगे माइक्रोवेव, MIC, माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव, और ये क्या है? इसको सूक्ष्म तरंग भी कहते हैं, सूक्ष्म तरंग कहते हैं। उसके बाद ये इसका उपयोग की बात करें, इसका कहाँ उपयोग होता है? तो डिश टीवी में, ओके, और ओवन में। ओवन क्या होता है? ओवन एक पात्र होता है जहाँ पे खाना गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, गर्म करने के लिए। सामान्यतः आम परिवारों में ऐसी डिवाइसेस नहीं मिलती हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके यहाँ आपको ओवन देखने को मिलेगा। आपने मूवीज में देखा होगा कि, चलो मैं आपको ओवन दिखा देता हूँ। ओवन जो है, देखते हैं ओवन। ओवन, ये देखिए, ये ओवन का डायग्राम है और ये अमेजोन की वेबसाइट पे हम लोग गए तो यहाँ पे ये ओवन है और यहाँ पे एक गेट होता है। इसको ऐसे खोल के इसके ऊपर खाना रख दिया जाता है और ये चारों तरफ से इंफ्रारेड वेव जो है इस ओवन खाने के ऊपर छोड़ता है और जिसकी वजह से ये खाना जो है गर्म हो जाता है। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आपने ओवन देख लिया, ओवन में माइक्रोवेव का यूज होता है, ओवन में माइक्रोवेव का यूज होता है। अब नेक्स्ट अपना रेडियो तरंग का यूज कहाँ होता है? तो रेडियो तरंग का रडार में जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं उन प्लेन्स में क्या होता है? कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए रेडियो तरंग का यूज होता है। इसीलिए आपके मोबाइल फोन वगैरह स्विच ऑफ करवा दिए जाते हैं, फ्लाइट मोड में डलवा दिए जाते हैं, ताकि इन रेडियो तरंग में कोई अवरोध ना पहुंचे और कम्युनिकेशन लगातार बना रहे, ठीक है। तो इन कुछ जगहों पे रेडियो तरंग का यूज होता है। बाकी जो दूर संचार के लिए जैसे आपने सुना होगा BBC लंदन, तो BBC से लंदन से प्रसारण होता है और हम यहाँ बैठ के सुन सकते हैं। तो मतलब क्या लगा है कि रेडियो तरंग जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकती है, रेडियो तरंग जो है, ठीक है। माइक्रोवेव जो है इससे थोड़ा कम दूर तक जा सकती है, इसकी वेवलेंथ थोड़ा कम, ठीक है। इसी तरह जो है इंफ्रारेड वो इससे भी थोड़ा कम दूर तक जाएगी। तो मीन्स जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे उतना जो है, देखो सबसे पहले तरंग कौन सी थी? कॉस्मिक वेव थी, कॉस्मिक वेव को छोड़ देते हैं, गामा तरंग। सेकेंड नंबर पे कौन सी थी? गामा तरंग के बाद एक्सरे। थर्ड नंबर पे जो तरंग का नाम है उसको पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो थी उसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश, और उसके बाद 5 नंबर पे जो थी उसको अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड तरंग कहते हैं। 6 नंबर पे जो थी उसका नाम था सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव, और 7वें नंबर पे जो थी वो रेडियो तरंग थी। तो देखिए ये जो तरंगे हैं ये अदृश्य तरंगे हैं, ये तरंग और ये तीनों तरंग अदृश्य है। केवल जो है ये वाली तरंग जो है ये क्या है? दृश्य तरंग है, ठीक है।
और इसके साथ साथ ये जो तरंगे हैं इनमें हाई एनर्जी रहती है, एनर्जी जो है इसमें हाई रहती है, ठीक है। इनमें जो है एनर्जी कम रहती है। और जो है इनकी जो वेवलेंथ है, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ये वेवलेंथ होती है ना ये, और इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके अंदर एनर्जी कम होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूरी कवर कर सकती है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका मन चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको अगर जो भी नॉलेज की चीज़ मिलती है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।